पिछले वीडियो में हमने सी प्लस प्लस के बेसिक्स एक्सप्लोर करे थे। ठीक है, हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं, साइन इंटीजर अनसाइंड इंटीजर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, और जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो सब कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में आउटपुट करना देख लिया था, आउटपुट करना सीख लिया था हमने। इनपुट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने एक नई फाइल बनाई है, ठीक है, class2.cpp करके। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंट ए। लेकिन ना हम इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, हम वैल्यू डायनेमिकली यूजर से पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, मैं कहता हूँ एंटर योर एज। ओके, ये स्टेटमेंट हमने प्रिंट करा लिया है। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये हमें आउटपुट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी इन का यूज करेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम आईओ स्ट्रीम वाली फाइल, जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इससे परमिशन ले रहे हैं इसको यूज करने के लिए। ये हमें किस में हेल्प करेगा, ये हमें इनपुट लेने में मदद करेगा, ठीक है। और इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इन ये जो दो एरोज हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, इस चीज को, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये इनपुट लेने में मदद करेगा, ठीक है। इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तब इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी इसको बस इतना ही समझ लो कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। और इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, क्योंकि मुझे ये जो ए वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू चाहिए, राइट। ये मैं यूजर से लेके इसके अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम इनपुट ले सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा लूँ तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि जो यूजर ने वैल्यू दी वो यहाँ पे स्टोर हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, द एज एंटर्ड बाय द यूजर। ये तो आपने मैसेज प्रिंट करा लिया, जो भी हम मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं अपने टर्मिनल पे वो तो हमें कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई वेरिएबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, मतलब जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये वेरिएबल क्या है, उस कंटेनर का नाम है, उस कंटेनर का नाम है, जो भी एड्रेस आपको एलोकेट हुआ है, आपको कोई चीज स्टोर करानी थी, ठीक है। उस कंटेनर जो मेमोरी है, उस कंटेनर को हम नाम दे चुके हैं ए, ठीक है। तो मैं ए से ना उस वैल्यू को भी उठा के ला सकता हूँ कि ए जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल उस कंटेनर में रखा क्या है तुमने। तो मैं अपने कंपाइलर से कह रहा हूँ कि वो वाली वैल्यू उठा के ना मेरे को दिखाओ कि क्या रख दिया वहां पे, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ कि अगली लाइन पे प्रिंट हो, उसके बाद अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देख रहे हो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। तो मैं यहाँ पे अगर 34 लिख दूँ तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, द एज एंटर्ड बाय द यूजर। यही सेम चीज लिख के आ गई, 34 वैल्यू आ गई। देखो अब मैं क्या करूंगा, टर्मिनल को एक और बार क्लियर करता हूँ, एक बार चेक करते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे फिर से ही पूछ रहा है एंटर योर एज। अब यहाँ पे मैं 65 लिख दूं, जैसे आ रहा है, सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम। दैट मीन्स हमको इनपुट लेना भी आ गया, दैट मीन्स हमको इनपुट लेना भी आ गया, ठीक है। सॉरी, आउटपुट आप करोगे सी आउट की मदद से, इनपुट आप करोगे सी इन की मदद से, ठीक है। आ रही बात समझ में, इतना क्लियर है, राइट। हमें इनपुट आउटपुट लेना तो आ गया, सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट कैसे लेता है। अब जो नेक्स्ट चीज हमको करनी है वो हमें पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। हमें पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस में इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के लिए। हम कुछ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, हम कुछ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। अगर वो कंडीशन ना ट्रू होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक है, ये जो हम पेरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करें, इसको चला के देखें, इसको चला के देखते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको ना चला के देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ, और ये मेरा सिंटेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन, अगर मेरा यूजर, ये जो मेरा यूजर अपनी एज डाल रहा है,
अगर वो 18 साल से बड़ा है, अगर वो 18 से बड़ी वाली वैल्यू डाल रहा है, तो मैं प्रिंट करूंगा ही इज, क्या प्रिंट करें, ही इज अलाउड टू ड्राइव। ठीक है, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर, उसकी एज ज्यादा है 18 साल से, राइट। 18 साल से ज्यादा है उसकी एज। ये क्या है, ये क्या है, ये आपने ये क्या यूज कर दिया, ये क्या चीज है। ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं ना सी प्लस प्लस में, अभी हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जस्ट समझाने के लिए कि अगर अगर ये वाली वैल्यू इस 18 से बड़ी है, वो कैसे पता चलेगा, इस वाले ऑपरेटर से मैं पता लगा सकता हूँ। ये मुझे क्या बताएगा कि ये बस इतना बता रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, ये इसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर ये 18 साल से बड़ा है ना, तो ये वाली लाइन प्रिंट कर दो, ही इज अलाउड टू ड्राइव। चला के देखें एक बार, चलो चला के देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, रन करूंगा। ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। अगर मैं 19 कर दूं, तो देखो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, ही इज अलाउड टू ड्राइव। द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज 19 एंड ही इज अलाउड टू ड्राइव। एक और बार चला के देखें, अब एक बार वैल्यू कम वाली डालते हैं, लेट्स से 16 डाल दी मैंने। देखो एज एंटर्ड बाय द यूजर वाली लाइन तो प्रिंट हो गई, लेकिन ये ही इज अलाउड टू ड्राइव वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, तो हमें इफ स्टेटमेंट क्लियर है, इफ स्टेटमेंट, ये सिंटेक्स क्लियर है। आप इफ कीवर्ड का यूज करोगे, ठीक है। ये जो, ये क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है, एक रिजर्व्ड वर्ड है। आप इसका यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल का नाम इफ नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाऊं इंट इफ करके, देखो एरर आ गया, एरर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉब्लम्स में जाओगे, तुम्हें एरर दिख रहा होगा, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर। आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस में। एक बार आप रिजर्व्ड वर्ड्स चेक करोगे और सारे पढ़ोगे कि कौन कौन से नेम्स वेरिएबल में नहीं बनाए, कुछ थोड़े से ही होते हैं। ठीक है, इफ आप नहीं यूज कर सकते, वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि उसका सी प्लस प्लस में कुछ कुछ फंक्शन है उसका। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या है, मैं बता रहा हूँ कि इफ के मदद से, इफ और फिर ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर एक कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये कंपाइलर को बता रहा है, अच्छा ये कंडीशन बता रहा है मेरे को यूजर कि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मुझे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इसके अंदर जो भी लाइंस लिखी हुई है कोड की, तब एग्जीक्यूट करनी है जब ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं करनी है मेरे को। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या होता है। अब आप इफ तो यूज कर लोगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो यार मुझे उसके अलावा, मुझे मुझे ऐसा करना है कि कंडीशन ट्रू नहीं हुई तभी मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड दिखाना चाहता हूँ, वरना मैं दिखाना नहीं चाहता, वरना मैं दिखाने नहीं चाहता। क्यों, अरे नहीं दिखाना, जैसे अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो चुपचाप यहाँ पे लिख दो ना कि ही इज नॉट अलाउड टू ड्राइव। ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। एक बार इसको करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूंगा, जो कि मेरा 18 से कम है, तो ये प्रोग्राम सही से चल रहा है, ही इज नॉट अलाउड टू ड्राइव। तो ये प्रोग्राम सही से चल रहा है, राइट। तो ये प्रोग्राम सही से चल रहा है। लेकिन लेकिन अगर मैं बड़ी वैल्यू डालूंगा ना, अगर मैं 19 या 20 कुछ भी डालोगे, तो मैं 18 से बड़ी वैल्यू डालोगे, तो भी ये लाइन प्रिंट हो रही है। लेकिन वाले केस में तो मेरे को प्रिंट करनी ही नहीं, वाले केस में तो मैं प्रिंट करना ही नहीं चाहता। तो हमारे पास क्या होता है, इफ के साथ ना, हम इफ के साथ, जस्ट इफ के बाद आप ना एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब एल्स स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के साथ यूज होती है। अगर इफ जो कंडीशन आपने वहां पे यहाँ पे लिख रखी है, अगर ये फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स इवेल्युएट हुई है, तो जो एल्स ब्लॉक होता है ना, ये जो ये वाला ब्लॉक है, ये जो ए वाला ब्लॉक है, आपने यहाँ पे जो भी लाइंस लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, एक बार चेक करें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर मैं एल्स यहाँ पे लिख दूं और इसको यहाँ से उठा के इसको इस ब्लॉक के अंदर डाल दूं, तो क्या ये ऐसा अब सही चलेगा, एक बार चला के देखें। चलो चला के देख लेते हैं फटाफट से, रन करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 21 लिखूंगा, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो सिर्फ ही इज अलाउड टू ड्राइव, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन लेकिन अगर अगर मैं यहाँ पे 17 डालता, तो क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ही इज नॉट अलाउड टू ड्राइव, ही इज नॉट अलाउड टू ड्राइव। तो अब आपको इफ और एल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया, इफ और एल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अब देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन हो, जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन हो, ज्यादा कंडीशंस भी तो हो सकती हैं, ज्यादा कंडीशंस भी तो हो सकती हैं, मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं। अगर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। तब आप क्या कर सकते हो, तब आप ना पहले तो इफ कंडीशन लिख लो, पहले इफ कंडीशन,
फिर उसमें जो कोड लिखना है वो, फिर हमारे पास एल्स इफ का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे भी कंडीशन, ठीक है। और ये एल्स इफ जितने मर्जी, जितनी कंडीशन से आप उतने एल्स इफ लगा सकते हो, मैं जितने चाहूं उतने एल्स इफ लगा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है, तो इसलिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। फिर आप आखिरी में चाहो तो आप एल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप एल्स का यूज आखिरी में करना चाहो, आपके पास कोई ऐसा कोई केस बच रहा है जहां पे मुझे कंडीशन चेक नहीं करी, अगर ये सारी गलत है तब चला दो तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर एक बार इसका भी कुछ यूज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। देखो, अगर आपको एल्स और एल्स इफ यूज करना है तो मत आपका इफ होना जरूरी है, आप डायरेक्ट एल्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इफ को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्स और एल्स इफ को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, जैसे मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, देखो अब जैसे हम कोड डिलीट कर देते हैं, कभी कभार हम कोड डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि कंपाइलर उस चीज को इग्नोर कर दे, या फिर मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कोड लिखा है। यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि हेयर वी आर टेस्टिंग, हेयर वी आर टेस्टिंग, व्हाट वी आर टेस्टिंग, टेस्टिंग दैट यूजर इज एलिजिबल टू ड्राइव और नॉट। अब मैं चाहता हूँ ना ये कंपाइलर इग्नोर करे इस लाइन को कंपाइलर इग्नोर करे। तो वो कैसे करेंगे? आपको सिर्फ ना एक बार स्लैश और एक बार स्लैश ऐसे डाल देना। देख रहे हो, अभी ग्रीन हो गया, और अभी एरर आ रहा था, यहाँ पे एरर दिखा रहा था। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, देखो एरर आएगा, प्रॉब्लम्स। क्या है ये, क्या लिख दिया है, मेरे को कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये दिक्कत देगा, जब तुम प्रोग्राम कंपाइल करोगे एरर आ जाएगा। तो कमेंट्स कमेंट्स कंपाइलर इग्नोर कर देता है। वो जब आपके कोड को कंपाइल करेगा ना, वो इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। वो इसको इग्नोर कर देगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कोड को ना मैं कमेंट बना दूंगा, ठीक है। इस पूरे कोड को मैंने कमेंट बना दिया। अब एक बार मैं एल्स लिखूं यहाँ पे, एल्स, क्या मैं एल्स यूज कर सकता हूँ? देखो एरर आ गया, यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है तुमको, दिख रही है रेड लाइन, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, देख रहे हो? तो मतलब इंडिपेंडेंटली मैं इसको यूज नहीं कर सकता, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब एलसिफ का यूज देखते हैं। एलसिफ में मैं लिख देता हूँ, एलसिफ में क्या लिखूं, एक कंडीशन लिख देता हूं मैं, कि अगर जो मेरा ए है, अगर मेरा ए जो है ना, वो 2 के बराबर है, तो मैं प्रिंट करा दूंगा कि इट इज अ इवन नंबर, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर मेरा ए जो है, अगर यूजर ने 2 प्रिंट करा दिया ना, तो मैं ही इज नॉट अलाउड टू ड्राइव की जगह इट इज अ इवन नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ। चलो फटाफट से देखते हैं कि एल्स इफ कंडीशन चल रही है कि नहीं चल रही। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा जब, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, तो देख रहे हो तुम, इट इज अ इवन नंबर, हमारी सारी कंडीशन मैच कर रहा है। अभी सारा ब्लॉक ऑफ कोड हम सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले ना मेरा कंपाइलर ये वाली कंडीशन को देखेगा, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट रुको। सबसे पहले मेरा जो कंपाइलर है, सबसे पहले जो मेरा कंपाइलर है ना, वो मेरे पहले इस कंडीशन को देख रहा है, वो 2 को 18 से देख रहा है कि क्या 2 18 से बड़ा है, अरे नहीं बड़ा है। चल दूसरी कंडीशन पे आ, क्या ए जो है 2 के बराबर है, अरे हाँ यूजर ने 2 के बराबर डाला है, तो ये प्रिंट कर दे फटाफट। और ये प्रिंट हमारा हो गया, ठीक है। अब अगला, अगर मैं फिर से करूँ, क्या हुआ, अच्छा सॉरी, गलती से ना मैंने सिलेक्ट कर दिया उसको। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 13, तो अब मेरा कौन सा ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, 18 वाला तो नहीं हो सकता, 18 से 13 बड़ा नहीं होता, और ना ही 13 2 के बराबर होता है। तो ये एल्स वाला होना चाहिए ब्लॉक, राइट। तो अगर अब मैं एंटर करूंगा, तो देखो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। अगली चीज जो हम समझेंगे वो होंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो फटाफट से ऑपरेटर्स समझ लेते हैं। तो जो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स, एक तो होता है हमारा एरिथमेटिक टाइप का, एक होता है हमारा एरिथमेटिक टाइप का ऑपरेटर, एक होता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, एक होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, और एक होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब का एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। फिर होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स,
उसके बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर आखिरी में आता है हमारा टर्नरी, या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहता है, ठीक है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहता है। अब सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर समझे? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी में से कौन सा सबसे पहले समझें? सबसे पहले हम समझेंगे टर्नरी वाला। क्यों समझेंगे टर्नरी वाला? क्योंकि अभी ना हमने जस्ट अभी अभी हमने क्या समझा? अभी जस्ट हमने क्या समझा है? अभी अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट समझी है ना। अब ना सी प्लस प्लस में क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है? ये है क्या? मैं तो सुनी पहली बार रहा हूँ। देखो, ये एक लाइन में तुम्हारा काम खत्म कर देगा। ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, जो 3 ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने तुमको इफ एल्स समझाया था अभी, कि अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट कर दो, वरना ये कर दो। जो हमारा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ ऐसे, अगर तुम्हारे पास इफ एल्स ब्लॉक है, इफ एल्स ब्लॉक है, तो तुम्हें इतना लंबा ना लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ऐसा कोई केस बन रहा है जहां पे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन तुमको चेक करानी है, अगर हाँ तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, मतलब मल्टीपल कंडीशंस नहीं है, तो तुम पहले इफ लिखोगे, फिर कंडीशन लिखोगे, फिर जो भी तुम्हें कराना है वो लिखोगे, और फिर एल्स लिखोगे। मतलब अगर बहुत लंबा कोड है तो ठीक है, लिख लो। अगर छोटा सा है, जैसे यहाँ पे सी आउट ही करना था मुझे, तो अब चलो एक बार मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, नया ब्लैंक पेज बनाते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ, टर्नरी या फिर कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले हम टर्नरी ऑपरेटर देख रहे हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स कैसा होता है? तो देखो यहाँ पे ना एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1, ठीक है। ये मेरी कंडीशन है, ये क्या है? मेरी कंडीशन। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, और फिर हमारा आता है एक्सप्रेशन 2। फिर क्या आता है? फिर आता है मेरा एक्सप्रेशन 3। ये सिंटेक्स है इसका, ये ना सिंटेक्स है इसका। अभी समझाता हूँ क्या है ये। देखो, ये जो एक्सप्रेशन 1 होता है ना, ये क्या होता है तुम्हारी? ये होता है तुम्हारा कंडीशन, ये होती है तुम्हारी कंडीशन। और ये जो एक्सप्रेशन 2 है, ये होती है तुम्हारी, अगर तुम्हारी कंडीशन ना ट्रू हो गई है तो एक्सप्रेशन ट्रू, अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू इवेल्युएट करी है कंपाइलर ने, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। वरना अगर फॉल्स करी है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो तुम कर दो प्रिंट मेरे ए को, वरना प्रिंट कर देना मेरे बी को। जो भी बड़ा है ना उसको प्रिंट करना है। चलो इसको कंपाइलर में लिख के देखते हैं, कंपाइलर वीएस कोड में लिख के देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई है ना, इन सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं, टर्नरी ऑपरेटर की हेडिंग डालता हूँ, और अब लिखेंगे अपना, ठीक है, कोड। मैं 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेता हूँ, यूजर से इनपुट ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा कि एंटर नंबर ए एंड बी, ठीक है। तो सही लिखा है मैंने अभी तक सब कुछ? सी आउट करा, ये मैंने लाइन प्रिंट कराई कि यार यूजर से कह रहा हूँ फटाफट से ना ये नंबर डाल दे ए और बी, ठीक है। और ये जो मेरा सी इन है यहाँ पे, ये यूजर से जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वो उठा लेगा, वैल्यू उठा लेगा जो भी यूजर ने डाली है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? फिर उसके बाद अभी जो मैंने वो तुम्हें एक चीज दिखाई ना अभी, वो हमको एग्जीक्यूट करनी है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। अब मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यही चीज, यही सेम लाइन जो मैंने लिखी वो लिखूंगा। अगर जो मेरा ए ग्रेटर देन बी है तो ए, वरना बी। लाइन समझ में आई? अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है तो रिजल्ट के अंदर ए स्टोर करा दो, वरना बी स्टोर करा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा रिजल्ट इज, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगा, और अगली लाइन में आ जाऊंगा। मेरे को टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया। अब अगर यही चीज मेरे को इफ एल्स से लिखनी होती तो मैं लिखता इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सी आउट, ऐसा कुछ लिखता।
ठीक है, वरना फिर मैं लिखता एल्स सी आउट बी। तो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब सुना है, इतना सब लिखने से अच्छा एक लाइन में तुमने काम खत्म, काम खत्म। तो एक बार जरा प्रिंट करा के देख लेता हूँ। अभी मुझसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू, तो सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू 5 दे दी, बी की वैल्यू मैंने 2 दे दी। रिजल्ट क्या आ गया? 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। फिर से देख लेते हैं। अब मैंने सबसे पहले 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, अभी भी 5 बड़ा आ रहा है, अभी भी 5 बड़ा, मतलब जो बड़ा नंबर होगा वही तो प्रिंट कराना है हमें, राइट? आ रही है बात समझ में? मैं यहाँ पे यही तो कह रहा हूँ कि अगर ए बड़ा है बी से तो जो बड़ा नंबर है वो ए डाल, अब ए बड़ा है तो ए डाल दो वरना बी डाल दो, मतलब बड़ा नंबर तो स्टोर करा रहा हूँ ना मैं इसमें। तो ये बात क्लियर हो गई, टर्नरी ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस एक तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर ही तो कह सकते हैं इसको, इसका दूसरा नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। अगर आपके पास एक लाइन का मतलब ज्यादा बड़ा कोड नहीं है जो आप इफ एल्स ब्लॉक लिखना चाहते हो, तो आप इस ऑपरेटर का यूज करके एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो जो मेरे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, जो मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं दो टाइप के, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड का काम है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंट ऑपरेटर्स जो जो आपकी फंक्शनैलिटी, मतलब जैसे आप प्लस करना चाहते हो तो वो एक ऑपरेटर है। आप किसको प्लस कर रहे हो? जैसे मैं ये लाइन लिख रहा हूँ ए प्लस बी, तो ये और ये मेरा ऑपरेंड है, ये मेरा, इसको मैं ऑपरेंड कहूंगा, इसको मैं ऑपरेंड कहूंगा, ठीक है। और इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं ऑपरेटर कहूंगा। तो ये बात क्लियर है ऑपरेंड के बारे में, मतलब ऑपरेंड समझ में आ गया कि वर्ड ये क्यों यूज कर रहा हूँ। तो जो मेरे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनमें दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। तो ये जो प्लस होता है ये भी बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सब्ट्रैक्शन कौन से ऑपरेटर से करोगे? इस ऑपरेटर से। और मल्टीप्लिकेशन करोगे आप इस ऑपरेटर से। डिवीजन आप करोगे इस ऑपरेटर से। एक मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। बाकी सारे तो आसान थे इसलिए उनका नाम नहीं लिखा। ये होता है एडिशन, ये होता है सब्ट्रैक्शन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है डिवीजन, और ये होता है मॉडुलस। मॉडुलस ना मुझे रिमाइंडर देता है, और जो डिवीजन ऑपरेटर ही है मुझे क्वेश्चन देगा, ठीक है। इतना क्लियर है बात? जैसे 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4 होता है 0। अगर मैं डिवीजन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ तो आंसर 2 आएगा, मॉडुलस का यूज कर रहा हूँ तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है? तो हमें मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब पता है, एडिशन का पता है, सब्ट्रैक्शन का पता है, मल्टीप्लिकेशन का भी पता है, डिवीजन का भी पता है, सबका पता है, ठीक है। इनका हमें बाइनरी ऑपरेटर समझ में आ गए। बाइनरी ऑपरेटर्स यही थे बेसिक। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप होता है बाइनरी ऑपरेटर, जहाँ पे दो दो ऑपरेंड की नीड है। यहाँ पे दो नंबर्स की नीड है, राइट? तभी तो मैं प्लस माइनस करूंगा, दो दो नंबर होंगे तो। यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड की नीड होती है। ये कौन से ऑपरेटर होते हैं? इनमें आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनमें आता है, इनमें कौन सा ऑपरेटर आता है? इनमें आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनको दिखाते कैसे हैं? इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट होता है माइनस माइनस। आओ इनको देखते हैं फटाफट से। चलो इनको देखते हैं, इसको मैं फटाफट से करूंगा कमेंट, और आगे चलेंगे, आगे करेंगे। अब हम किसके बारे में बात? यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि कौन से ऑपरेटर होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं दो नंबर फिर से ले लेता हूँ, और यहाँ नहीं, दो नंबर नहीं लेंगे, एक ही नंबर लेंगे, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 5 लिख देता हूँ। अब अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, ए प्लस प्लस लिख दूं, अगर मैं ए प्लस प्लस लिख दूं, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा? चलो नहीं, ए प्लस प्लस नहीं लिखते हैं, पहले यहाँ पे ए ही प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं ए प्लस प्लस ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से देखना मेरा आउटपुट क्या आएगा। नंबर मेरा प्लस हो गया, नंबर मेरा प्लस हो गया, ए प्लस प्लस से नंबर प्लस हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस करता तो क्या होता? तो मेरा आंसर 4 आ जाता। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा।
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया? ठीक। अब हम समझेंगे, अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। ठीक है। एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखता हूँ, क्या, और ये ए प्लस प्लस लिखूं, तो ये जो ऊपर वाला है ना मेरा, ये जो ऊपर वाला है मेरा, उसको कहते हैं प्री, इसको कहते हैं पोस्ट। ठीक है। उसको कहते हैं प्री, इसको कहते हैं पोस्ट। तो ये ए माइनस माइनस भी हटा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है। प्री का एग्जाम्पल ये है, पोस्ट का एग्जाम्पल ये है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखूंगा तो क्या होगा, एक बार रन करके देखते हैं। देखो मेरा आंसर 5 आया, इस बार प्लस नहीं हुआ। इस बार प्लस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने पोस्ट ऑपरेटर का यूज करा है। पोस्ट ऑपरेटर का मतलब है जहां भी ये वेरिएबल, जहां भी ये प्लस प्लस तुम लगा रहे हो ना, जहां पे भी वो, यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे प्रिंटिंग का काम हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जब प्रिंट हो जाएगी ना, उसके बाद मेरे ए की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब अगर इसके बाद मैं फिर से ए प्रिंट कराऊंगा ना, तो देखो मेरा 6 आएगा। ध्यान से देखना, 6 आएगा। आ रही बात समझ में? जो भी मेरा ऑपरेशन हो रहा है, जहां भी मैंने प्लस प्लस यूज किया है, पोस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, पोस्ट ऑपरेटर वेट करेगा, पहले वो काम हो जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू को प्लस करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्री यूज करता, तो काम होने से पहले ये पहले वैल्यू प्लस होती, फिर ये काम होता। फिर यहाँ पे हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो ये काम हमारा प्रिंटिंग है यहाँ पे। तो पहले वैल्यू बढ़ेगी, फिर काम होगा। तो मैं प्लस करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे दोनों आउटपुट 6 6 आ रहा है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस, अब हमें प्लस प्लस तो समझ में आ गया ना, पोस्ट और प्री का मतलब तो समझ में आ गया। प्री मतलब ऑपरेशन से पहले, और पोस्ट मतलब ऑपरेशन के बाद, जो भी तुम काम कर रहे हो उसके बाद होगी वैल्यू प्लस। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए माइनस माइनस लिखूंगा तो क्या होगा? अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पे पहले काम, पहले पहले आएगा ये देखो, अरे तो पोस्ट है, मतलब पहले प्रिंट करा देता हूँ, उसके बाद माइनस करूंगा वैल्यू, फिर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ तुमको। देखो 5 और 4 आ रहा है। ठीक है। 5 और 4 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे प्री यूज करता, तो दोनों का आंसर 4 4 आता, क्योंकि ये पहले, मतलब प्रिंट करने से पहले हम उसको कम कर दे रहे हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो हमने यूनरी ऑपरेटर्स भी समझ लिए हैं। ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। अब अब हम समझेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर्स कुछ नहीं होते। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस माइनस, वो जो तुम करते हो वही। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो फटाफट से लिख के दिखा दो। फटाफट से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे इंट ए इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। ठीक है। या 4 ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है। तो अब तुम्हें एक और तरीका दिखा मैंने कैसे डिफाइन करा है यहाँ पे। अगर मैं सेम टाइप के दो वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैं कॉमा ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। कॉमा कौन से टाइप का ऑपरेटर होता है? कॉमा मिसलेनियस ऑपरेटर के अंदर आता है, ये किसी की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कल हमने एक साइज ऑफ ऑपरेटर देखा था ना, वो भी किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आता, वो भी मिसलेनियस ऑपरेटर है। तो ये कॉमा क्या है? मिसलेनियस ऑपरेटर। ये क्या मुझे मदद कर रहा है यहाँ पे ना, अब मैं अगली लाइन पे जाता, फिर से इंट लिखता। अगर तुम एक ही टाइप के वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करना चाहते हो, तो तुम इस कॉमा ऑपरेटर की मदद से कर सकते हो। मैंने पहले a इज इक्वल टू 4 करा, और फिर b इज इक्वल टू 2 एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब अब मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। एडिशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है। और मैं लिख दूंगा सी आउट a प्लस बी इज इक्वल टू, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई, ये जो मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ ये वो हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करा देना चाहता हूँ। ठीक है। एक बार इसको देख लें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्लस ऑपरेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो तुम्हें दिख रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 आ गया, ये मेरा मैसेज हो गया। ये मेरे रिजल्ट की वैल्यू में क्या था, एक मेरा ए नाम का वेरिएबल था, एक मेरा बी नाम का वेरिएबल था। इस कंटेनर में 4 रखा हुआ था, इस वाले कंटेनर में 2 रखा हुआ था। 4 प्लस 2, प्लस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड्स की जरूरत होती है? 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो 4 प्लस 2 हमने करा, तो क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? अब क्या ये जरूरी था मेरे लिए वेरिएबल को डिफाइन करना? क्या मैं इसके बिना काम नहीं कर सकता था? क्या मैं रिजल्ट एक और जगह बनाने से अच्छा, क्या मैं यहीं ए प्लस बी लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए प्लस बी लिख सकता हूँ इसको हटा के? एक बार चेक करते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा। अरे ये तो चल गया।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वैल्यू यू स्टोर कराओगे तो आप उसको, अगर आपको कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ यूज़फुल बना रहे हो, ठीक है, तो एक वैल्यू अगर आपको बार बार एक्सेस करनी होगी तो आप एक वेरिएबल में स्टोर करा के उसे बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं था, ए प्लस बी तो मैं लिख सकता हूँ। अब अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टी कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा कुछ फॉर्मूला बनाना या कुछ ऐसा करना था, तो आप एक वेरिएबल में उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में से वेरिएबल का नाम लिखना होगा। सो थोड़ा हैंडी होता है वो, ठीक है। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है ज़्यादा इन दोनों में, ठीक है। अब मुझे माइनस कराना है तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दूंगा ए माइनस बी, ठीक है। और मुझे अब क्या और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लिख देते हैं। फिर मेरे को मल्टीप्लिकेशन कराना है तो ए मल्टीप्लाई बी, ये हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इंटू बी, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे कि सही से चल रहा है नहीं चल रहा। फिर हमारे पास क्या था, ए डिवाइड बी, डिवीजन ऑपरेटर था ना ये, डिवीजन ऑपरेटर था ना ये क्या करेगा, मुझे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और एक हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर नहीं, मॉडुलस कहते हैं, लेकिन वैल्यू जो होती है वो रिमाइंडर की होती है, ठीक है। तो वो भी देगा। तो एक बार फटाफट से देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये यूज करोगे आप, ठीक है। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर। तो फटाफट से इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यू सही से आ रही है या नहीं आ रही है। तो ए प्लस बी 6 है, 4 प्लस 2 6 है, हाँ सही आ रहा है। 4 - 2 2 आना चाहिए, सही आ रहा है। 4 × 2 8 आना चाहिए, सही आ रहा है। 4 डिवाइड बाई 2, क्वेश्चन की वैल्यू 2 आएगी, 2 × 2 = 4, और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा तो 0। अगर ये 4 की जगह 5 होता तो एक बार चेक कर लेता ना रिमाइंडर वाला सही से चल रहा है नहीं चल रहा। तो अब क्या आएगा, रिमाइंडर वाले में 1 आएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4, एक रिमाइंडर बच गया। तो एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखो 1 आ गया, 1 आ गया। तो मतलब मेरे को समझ में आ गया, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। सो नाउ वी हैव कवर्ड both unary and binary operators which are the parts of arithmetic operators, ठीक है। तो हमको ये भी समझ में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, ये ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इनमें आप, एक होता है इज इक्वल टू, ये एक ऑपरेटर का नाम है, इसको हम इक्वल टू से करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यूज करा है अपने कोड में इस चीज को, यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो इसका यूज, ए इज इक्वल टू मतलब मैं यहाँ पे दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे ए वेरिएबल में वैल्यू है क्या वो मेरे 2 के बराबर है। तो इस ऑपरेटर का यूज क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब ये किस चीज के लिए काम आते होंगे ये रिलेशनल ऑपरेटर। ये हम जब भी कोई वैल्यूज को कंपेयर करना होता है ना हमको, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी हमने वैल्यूज कंपेयर करी थी तो हमने यूज किया था ना, इसलिए। इज इक्वल टू का तो यूज तुमने देख ही लिया है, ग्रेटर देन का भी यूज तुम देख चुके हो जब मैंने ए ग्रेटर देन यूज किया था, राइट। और एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये होता है। ऐसे ही सिमिलरली एक लेस देन भी होता है, वो उल्टा हो जाएगा। और वैसे ही हमारे पास लेस देन इक्वल टू भी होता है, ठीक है, जो कि ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास इज इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू भी तो होगा। अगर मेरे को कभी कभार ऐसे भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि जहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि कहीं ये इसके बराबर तो नहीं है, तो वहां पे आप ऐसा इस ऑपरेटर को यूज करोगे, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन सबको क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरे बात समझ में, चेक कर लें, चेक कर लें फटाफट, चेक कर लेते हैं ना फटाफट से। तो इनका आंसर क्या आता है, जब आप एक ये हमेशा, जब भी हमको किसी को कंपेयर करना होता है, तो इनका जो आउटपुट आता है ना कंपाइलर को, जब भी आप ये जैसे कंडीशन वहां पे हमने ए इज इक्वल टू 2, ये मेरी कंडीशन है कि क्या ये वेरिएबल के अंदर 2 है। अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये दे देगा आउटपुट में 1, विच इज कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे वेरिएबल में यहाँ पे 3 होता तो ये दे देता 0, विच इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं अब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो फिर से मैं वही चीज करूंगा, इंट ए और बी को डिक्लेयर करूंगा, इंट ए और बी को दोनों को 2 रख लेते हैं, ठीक है। और पहले हम क्या चेक करेंगे,
पहले हम चेक करेंगे कि क्या ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू बी एंड एल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आप ना यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये अ, इसका ब्रैकेट्स का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है। वरना आप इफ एल्स का ब्लॉक का यूज कर सकते हो, अगर आप सी आउट में से डायरेक्टली लिखना चाहते हो, इफ ब्लॉक का यूज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इफ के अंदर हम कंडीशन इवेल्युएट करते हैं और फिर कुछ करते हैं ना। तो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन इवेल्युएट यहीं पे कर देगा, ठीक है। यहीं पे मुझे पता चल जाएगा, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा 1 या 0, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अब इसको रन करके दिखाता हूँ। तो a इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है a इज इक्वल टू बी, 1 आ गया, मतलब ये बराबर है। 1 का मतलब मैंने बताया ना ट्रू होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो 3 तो 2 के बराबर नहीं होता, 3 तो 2 के बराबर नहीं होता ना। तो अब क्या आना चाहिए? अब 0 आ गया, 0 मतलब फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है बात? तो अब नॉट इक्वल टू का भी देख लेता हूँ मैं। a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा इस ऑपरेटर का, यूज करेंगे, ठीक है। तो a इज नॉट इक्वल टू और यहाँ पे मैं एंड। तो यहाँ पे अब हमको पता चल जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। इस ऑपरेटर की मदद से हम क्या चेक करते हैं कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे ट्रू आना चाहिए और यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, राइट। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू 0 आ रहा है और a इज नॉट इक्वल टू में 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमने दोनों ऑपरेटर्स का अच्छे से यूज केस देख लिया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ए ग्रेटर देन है, क्या मेरा ए ग्रेटर देन है बी से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस एक ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अब अगर इसको फिर से मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, जो मेरा ए है ना वो बी से बड़ा है, ठीक है। जो मेरा ए है वो बी से बड़ा है। अब लेस देन ऑपरेटर का यूज कर लें। अगर मैं यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर का यूज करूंगा तो ऐसे लगा दूंगा। तो क्या मेरा ए जो है बी से छोटा है? नहीं, 3 तो 2 से बड़ा होता है ना, तो ए छोटा नहीं है, ए बड़ा है। तो देखो तुम्हारे यहाँ पे फॉल्स आ गया, देख रहे हो। अब अगर अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि क्या मेरा ए जो है वो ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, क्या, अब यहाँ पे हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दूंगा, तो ये ना दोनों केस में ट्रू देगा। अगर ए बड़ा है, जैसे अभी अभी वाले केस में क्या है, देखो ए बड़ा है 3 और 2, तो देखो ध्यान से ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 भी कर दूंगा ना, तब भी ये ट्रू देगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर का यूज करें, या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो। देखो 1 आ गया, आ गया 1। तो ये केस था। ऐसे ही आप लेस देन इक्वल टू को भी टेस्ट कर सकते हो। तो आई होप यार ये चीज़ तो बहुत आसान है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। एक बार खुद से करने की कोशिश करो, अगर आपको ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया है, तो आप ये बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ बहुत आसानी से लिख सकते हो, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्या करना है? आगे अब और कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अब हमारे पास ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? 3 टाइप के होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। लॉजिकल लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, ऐसे होता है लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटर्स क्या होता है? ये ऑपरेटर्स क्या होता है? देखो, अगर मुझे दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है, दो कंडीशंस एक साथ चेक करनी है, तो मैं लॉजिकल एंड का यूज करूंगा। मैं चाहता हूँ, जैसे समझ लो जैसे हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, बुलियन टाइप के दो वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। बूल ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और बूल बी इज इक्वल टू, इसको भी ट्रू रखते हैं, ठीक है, इसको भी ट्रू रखते हैं। तो जब मुझे दो कंडीशन चेक करनी होती है ना, तो मैं एंड, लॉजिकल एंड का यूज करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसा, अगर मैं कंडीशन बनाऊंगा, इफ, ये समझ लो कोई कंडीशन है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको इसको पहले से ही ट्रू दे दिया मैंने। अब तुम, हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बना रहे, मेरे दिमाग में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन की बजाय एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि पहले से ही ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड को कैसे दिखाते हैं, एंड ऑपरेटर का सिंबल ये होता है,
ठीक है, और का ये होता है, और हमारे लॉजिकल नॉट का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो अभी जो मेरा एंड ऑपरेटर है ना, यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो मेरी कंडीशन कब इवेल्युएट होगी? लॉजिकल एंड में। अगर आप एंड का यूज कर रहे हो ना, लॉजिकल एंड का, तो जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो इवेल्युएट नहीं करेगा। तो हमारे केस में ट्रू है, तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो चल जाएगा। ठीक है, एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। एक इसका फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो लॉजिकल ये जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर जैसे मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, बूल ए इज इक्वल टू ट्रू और बूल बी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा ए एंड बी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तुमको बताया ना, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, अब अगर इसको मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो देख सकते हो तुम, ये प्रिंट हो जाएगा बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर मैं क्या करता, अगर मैं एक भी कंडीशन इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये चीज नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे ये लॉजिकल एंड की प्रॉपर्टी होती है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, वरना ये वाली जो भी ब्लॉक ऑफ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टोटल फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा क्योंकि एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, राइट? तो अब मैं इसको रन करूंगा तो तुम देख सकते हो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमारा नहीं आया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक बार इसको मैं फॉल्स कर दूं, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, हमने लॉजिकल एंड का यूज देख लिया। अब हमारे पास अगला क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर। ये कैसे काम करता है लॉजिकल और ऑपरेटर? अब अगर मैं इसका सिंबल यूज करूं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है, हमारे एंड में क्या था? एंड में था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड में जो मेरा एंड ऑपरेटर होता है ना, उसमें दोनों कंडीशंस दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए? दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा और होता है, और लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, कोई भी एक ट्रू होगी तो चल जाएगा। कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक ट्रू होगी। जब हमें कोई ऐसा कुछ हमारा कोई कोड है, जैसे हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस का यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस हमको कोई भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें कोई कोई कंडीशन कभी कभार बनानी पड़ती है, तो इनका बहुत यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, कभी कभार हमको चेक करना होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चीज होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो मेरा और ऑपरेटर है, कभी कभार हमारे पास ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पे एक कंडीशन, अगर कोई भी एक कंडीशन इनमें से चल रही है ना, तो तुम ये चीज चला देना। तो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो कोड जो भी तुमने उस ब्लॉक में डिफाइन कर रखा है चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसको, फटाफट से देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे तुम ए फॉल्स देख रहे हो, बी फॉल्स देख रहे हो, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, कुछ भी नहीं चलेगा। दोनों फॉल्स है, कभी भी कुछ नहीं चलेगा, ना एंड में ना और में। अगर इसमें ट्रू होगा, अगर ये ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है सिर्फ, एक ट्रू है, देख रहे हो ध्यान से, अभी भी एंड ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन ये और वाला चल जाएगा। देखो, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, नीचे वाले को फॉल्स कर दूं, क्या मेरा ये चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। अभी आप ही ने तो बताया है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमारा जो और वाला ऑपरेटर होता है वो चला देता है कोड को। देखो, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर दोनों ट्रू होंगी तो दोनों चलेंगे। अब वो उसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक अगर सही है तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों सही है तब भी चलेगा। ठीक है, और ये तो तभी चलता है जब दोनों सारे सही हो, जितनी भी लिखी हुई कंडीशंस हैं, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तभी चलेगा जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी। अब एक बार चला है, देखो दोनों लाइन प्रिंट हो रही है, बहुत कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, देखो, अब देखो, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। आ रही है बात समझ में? तो हमने लॉजिकल एंड का यूज भी देख लिया, लॉजिकल इसका भी देख लिया। ठीक है, अब जो हमारा होता है, अब होता है हमारा, अब जो लास्ट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये क्या करता है? ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये क्या करेगा? ये सिर्फ एक काम करता है। ये क्या काम करता है? ये ना ट्रू को फॉल्स में बदल देगा।
कोई भी कंडीशन जो ट्रू होगी उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू में कर देगा, ठीक है, फॉल्स को ट्रू में कर देगा, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं आप इसको भी। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे अब इसको रहने देते हैं, इसको इफ को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा अगर ऐसे लिखूंगा ना, सी आउट, और लॉजिकल इसका सिंबल ये होता है। अगर मैं बी लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या आउटपुट आएगा। ट्रू है, ट्रू का मतलब कंपाइलर क्या समझता है, ट्रू का मतलब 1 समझता है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो मैंने बताया ना ट्रू फॉल्स में बदल जाता है, तो ये 0 प्रिंट होगा, ध्यान से देखना। ये चीजें मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। ये भी बहुत मैसी हो गया, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, और अब देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 0 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट हो गया। लेकिन यार ये तो वैल्यू ट्रू थी, ये तो वैल्यू ट्रू थी। अगर इसको मैं फॉल्स में बदल दूं, तो मतलब अभी ये क्या है, अभी 0 है। फॉल्स का मतलब 0 होता है, फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया, फॉल्स का मतलब 0। अब मैं इसको फॉल्स को ट्रू में बदल रहा हूँ, मतलब ये 1 हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, तुम आ गया मतलब समझ में। हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस वीडियो में हम और बाकी ऑपरेटर्स जो भी बचे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बचा है, बिटवाइज ऑपरेटर बचे हैं, ठीक है। और बाकी तो हमने कवर कर लिए। हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स कवर करे इस लेक्चर में, हमने करे टर्नरी ऑपरेटर्स कवर, हमने कर लिया, और कौन से करे, चलो फटाफट से देख लेते हैं। हमने टर्नरी ऑपरेटर्स, सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर समझा था ना, एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉलन, एक्सप्रेशन 3 दिखाता हूँ आपको। तो इनको रिवाइज करना है, ठीक है, इनको रिवाइज करना है। बहुत सारे ऑपरेटर्स, ये हमारा क्या था, ये क्या है हमारा, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, कॉलन, एक्सप्रेशन 3। कंडीशन ट्रू होगी, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, वरना एक्सप्रेशन 3 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था हमारा ये, फिर उसके बाद हमने आज पढ़ा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जहाँ पे हमने देखा यूनरी और बाइनरी। फिर हमने पढ़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा था पोस्ट और प्री के बारे में, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, इनके बारे में पढ़ा, ये भी आपको रिवाइज करना है। फिर आपने ये बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में देखा, जहाँ पे हमको 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। फिर हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ये सब कैसे करते हैं, ये सब देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि हम कंडीशन, जब भी हमको दो कंडीशंस के कोई भी दो ऑपरेंड को कंपेयर करना होता है, तो इज इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम कौन से ऑपरेटर्स देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, और फिर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलो तब के लिए अब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और प्लीज प्रैक्टिस करना, जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े एक बार खुद से टाइप करना, खुद से क्या गलतियां हो रही हैं वो सब देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। चलो बाय बाय।